तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आप क्लास 10th में हैं, 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करने वाले हैं, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न आ चुका है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेडॉक्स अभिक्रिया को ही हम कहते हैं उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया। तो चाहे उपचयन अपचयन की अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, या तो ऐसे पूछेगा, या तो आपको रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, ऐसे पूछेगा। ये 2020 में पूछा था इसी प्रकार। तो हमने इस प्रश्न को लिया, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब कह रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। तो चलिए जानते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है। कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का उपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेडॉक्स अभिक्रिया में ये होता है कि दो अभिकारक मिलते हैं, तो दो अभिकारक में एक अभिकारक का तो आपका ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। वही अभिक्रिया आपका रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। बस सिंपल वे में आपको यह जवाब देना है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बस इतना आपको लिख देना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का तो ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, ठीक है, वही अभिक्रिया आपका रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। बस क्लियर, इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से आप याद करके जाइएगा 2022 बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दीजिए। देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। जब किसी अम्ल को क्षार से अभिक्रिया करा जाए तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, वह अभिक्रिया आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, उदासीनी का अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण लिखना है। तो देखिए, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ में आ गया कि जब कोई अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण तथा जल बनाता है, वह अभिक्रिया क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आपका क्षारक है और HCl आपका अम्ल है। ठीक है, तो क्षारक और अम्ल देखिए मिलकर NaCl एक लवण बनाया और जल बनाया H2। इसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्षारक है, HCl आपका क्या है, अम्ल है। तो क्षारक देखिए अम्ल दोनों मिलकर KCl पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है और यहाँ पे आपका H2O जल बना रहा है, तो लवण तथा जल बना दिया। तो दो एग्जाम्पल दिया था, पूछा था कि दो उदाहरण दीजिए, तो हमने दो उदाहरण लिखा है यहाँ पे, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और इतना ही बस आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। क्लियर हो गया, चलिए इसके बाद देखिए, पौधे सजीव होते हैं क्यों, स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि पौधे जो होते हैं वो सजीव होते हैं, क्यों होते हैं, स्पष्ट आपको करना है कि पौधे सजीव क्यों होते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि पौधे में मनुष्य की तरह ही ऑक्सीजन लेने एवं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की क्षमता होती है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पौधे में मनुष्य की तरह ही ऑक्सीजन लेने की एवं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की क्षमता होती है। पौधे मनुष्य की तरह ही प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जो उनकी वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि पौधे भी सजीव होते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल वे में समझाया गया है कि आप सिंपल जवाब दे सकते हैं कि जिस प्रकार हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उस प्रकार पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, और मनुष्य की तरह ही वह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। ठीक है, अब इतना कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए हम इस बिहाफ पे कह सकते हैं कि पौधे क्या हैं, सजीव होते हैं। ठीक है, बस इतना छोटा सा पॉइंट्स आपको लिख देना है, पूरा का पूरा नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा। ठीक है, तो आई होप आपको यह प्रश्न क्लियर हो गया होगा कि पौधे सजीव होते हैं क्यों, स्पष्ट करने के लिए बोला था हमने, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके इसको लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको तैयार करके इन सभी प्रश्नों को आपको जाना है। इसके बाद जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वो आपका है कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए और बताइए इसके क्या कार्य हैं। कह रहा है कि हमारे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और इसका कार्य भी आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो मैं बताना चाहूँगा कि लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को क्या कर देता है, ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है।
देखिए जो हमारे लार होता है, लार में हमारे एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार को ग्लूकोज और माल्टोज में क्या कर देता है, तोड़ देता है। मानव तथा खुद अन्य स्तनपोषियों के लार में एमाइलेज पाया जाता है जो पाचन में क्या करता है, एमाइलेज सहायता होता है। क्योंकि उसमें पूछा था इसके कार्य क्या हैं, तो एमाइलेज के कार्य क्या होता है, सुन लीजिए। एमाइलेज जो होता है उसका कार्य जो होता है वो पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। और पौधे एवं कुछ बैक्टीरिया भी इस एंजाइम को पैदा करते हैं। कुछ पौधे में भी एंजाइम मतलब पौधे भी कुछ इस तरह के एंजाइम पैदा करते हैं और कुछ बैक्टीरिया भी एंजाइम पैदा करती हैं। ठीक है, एमाइलेज एंजाइम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम और बताइए इसका क्या कार्य है। बस 2 ही पॉइंट आपको लिखना है कि हमारे लार में पाए जाने वाले जो एंजाइम है उसका नाम एमाइलेज एंजाइम है और वह इसका कार्य, मुख्य कार्य है कि पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, बस इतना पॉइंट आपको फैक्चुअल लिख देना है, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। क्लियर हो गया, बस इतना नोट करना है आप लोगों को। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से क्या तात्पर्य। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र का परिभाषा लिखिए, चाहे लेंस के प्रकाशिक केंद्र से आप क्या समझते हैं। तो वही पूछा है कि किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से क्या तात्पर्य है। तो लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित, देखिए लेंस के अंदर, हमारे लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण क्या है, समानांतर निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। देखिए लेंस के प्रकाशिक केंद्र को इस प्रकार आपको परिभाषा देना है कि लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समानांतर निकल जाती है, लेंस का वही प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इतना पॉइंट आपको एकदम सेम जिस प्रकार लिखा हूँ इसी प्रकार आपको भी बोर्ड एग्जाम में लिखना है और एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। देखिए बोला है कि नेत्र की जो समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे कि नेत्र की समंजन क्षमता को कैसे डिफाइन करेंगे कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी के समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। देखिए नेत्र की जो हमारी आंख है वो नेत्र की समंजन क्षमता के कारण ही नज़दीक रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है, दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है। क्योंकि दूर रखी वस्तुओं को हमारा जो आंख है समायोजित कर कर अच्छे तरीके से दिखाता है। अगर वही वस्तु नज़दीक आ जाएगी तो उसको भी हमारे आंख समायोजित करके निकट रखी वस्तु को भी अच्छे तरीके से दिखाता है। वही नेत्र की जो क्षमता है, निकट वस्तु चाहे दूर वस्तु रखी को स्पष्ट दिखाई देना है, वही क्षमता हमारा क्या कहलाता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। तो क्लियर हो गया होगा कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को क्या करता है, समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपने क्लियर कर लिया होगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अमीटर का क्या कार्य है, इसे परिपथ में किस प्रकार जोड़ते हैं। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अमीटर का क्या कार्य है, इसे परिपथ में किस प्रकार जोड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अमीटर का क्या कार्य होता है। तो अमीटर परिपथ में धारा मापने तथा वोल्ट मीटर परिपथ के सिरे के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। देखिए अमीटर का कार्य होता है कि आपके परिपथ में कितना धारा बह रही है, धारा को नापने के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है, तथा वोल्ट मीटर परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए भी प्रयुक्त किए जाते हैं। विद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। देखिए विद्युत परिपथ में अमीटर जो होता है उसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, लेकिन वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर विभवांतर नापने के लिए आता है कि वोल्ट मीटर बताता है कि दो सिरों के बीच कितना विभवांतर है, ठीक है, और अमीटर उसमें बहने वाली धारा को बताता है कि कितना धारा बह रही है। ठीक है, तो आई होप आपको प्रश्न नंबर 7 क्लियर हो गया होगा। जितना पॉइंट हमने लिखा है जिस प्रकार उसी प्रकार आपको नोट डाउन करके और याद करके बोर्ड एग्जाम में पहुंचना है। मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7।
चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि माना जाना क्वेश्चन है, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जानते हैं आप लोग ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में हर साल आता है और इस बार भी आने का चांसेस है, तो आप इसको तैयार करके ही आप पहुँचें एग्जाम में कि ओम का नियम क्या था। हेडिंग आपको डालना है ओम का नियम। देखिए ओम का नियम कहता क्या है कि ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि पर अगर ताप क्या होना चाहिए, समान रहे, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा होता है उनके बीच जो विभवांतर होता है, उनके बीच विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे जैसे धारा बढ़ेगी विभवांतर भी वैसा बढ़ता जाएगा। जैसे यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I हो, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, विभवांतर समानुपाती धारा। मतलब इसको इस तरह लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल I, मतलब विभवांतर समानुपाती है धारा की। तो देखिए इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाने के लिए V बराबर हम कुछ स्थिरांक लिखेंगे, स्थिरांक गुणे I। इस स्थिरांक को हम R नाम देते हैं कि किसी स्थिरांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जो स्थिरांक हमने नापा है यहाँ पर लिखा है स्थिरांक, ये स्थिरांक क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध है, इसलिए इसे कैपिटल R से नोट करते हैं। तो इसको यहाँ से बन जाएगा V बराबर प्रतिरोध, स्थिरांक की जगह हमने R लिख दिया तो R गुणे I, तो V बराबर R इंटू I। यही आपका ओम का नियम है। इसको हम यहाँ से R भी निकाल सकते हैं, प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, V अपान के I हो जाएगा। तो यही नियम ओम का नियम कहता है। सिंपल वे में है, आपको समझ लेना होगा कि ओम के नियम के अनुसार ये कहता है कि किसी चालक में जो प्रवाहित धारा है ना, उसके सिरों के बीच विभवांतर के वो क्या होता है, समानुपाती होता है, मतलब V प्रोपोर्शनल I। बस इतना आप लिख देंगे तभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना पॉइंट आपको जिस प्रकार हमने लिखा है ओम का नियम उसी प्रकार से हम आपको लिखना है। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ से कंक्लूजन निकलता है V बराबर R इंटू I। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को, और यह भी फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, R बराबर V बटे I। चलिए ये तो क्वेश्चन नंबर 8वां था ओम का नियम, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 9 की तरफ। लेंज का नियम क्या है। देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सारे प्रश्न बनेंगे 2022 बोर्ड एग्जाम में। कह रहा है कि लेंज का नियम क्या है। तो देखिए किस प्रकार उत्तर देंगे कि लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा बल स्वयं उत्पन्न होता है। कह रहा है लेंज के नियम के अनुसार जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ना, वो सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा बल स्वयं क्या होता है, उत्पन्न होता है। उसी कारण का वो क्या करता है, विरोध करता है, वाहक बल। ठीक है, विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा बल स्वयं उत्पन्न होता है, उसी को हम कहते हैं लेंज का नियम। ठीक है, तो छोटा सा है लेंज का नियम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इतना ही पॉइंट आपको लिखकर और याद करके जाना है एग्जाम में, लेंज का नियम क्या होता है। लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा बल स्वयं उत्पन्न होता है। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 9, इन सभी प्रश्नों को नोट करके और याद करके ही एग्जाम में पहुंचना आपको है। जैसे में प्रश्न नंबर 10वां, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाली बल का सूत्र लिखिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र होता है F बराबर BIL साइन थीटा। ठीक है, F बराबर BIL साइन थीटा। ये जो आपका फार्मूला है याद कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपका 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है, बस मात्र फार्मूले पे 2 नंबर मिल जाता है आप लोगों को कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र F बराबर BIL साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यह प्रश्न 10वां था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किया इस वीडियो में, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ये 10 प्रश्न आप याद कर लेते हैं तो समझ लीजिए इसमें से बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं 2022 बोर्ड एग्जाम में और आपके अच्छे अंक प्राप्त हो पाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो कैसा लगा है बताइए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इसी तरह से डेली वीडियोज़ हर एक सब्जेक्ट के हमारे चैनल पर आता है। ठीक है, तो रेगुलर बने रहे हमारे चैनल पर जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, और हमारे साथ जुड़कर पढ़ते रहिए और अच्छे अंक लाइए। मिलेंगे छोटे से प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।